कल्याणी के करुणा से भरे शब्दों ने उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया। रूंधे हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना। भालचंद्र पत्नी के आंसुओं को देख देख कर सूखे जाते थे। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने इसे खत दिखाया, इसकी जरूरत ही क्या थी। इतनी बड़ी भूल उनसे कभी न हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीले ने खिड़की से झांक कर देखा। पंडित मोटे राम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। लालसा में व्यग्र होकर कभी यह पहलू बदलते, कभी वह पहलू। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर ही तोड़ दी थी। उसमें भी यह विलंब दाढ़ों दृशा थी। उन्हें बैठे देखकर रंगीली बाई बोली, हैं अभी जाकर कह दो, हम विवाह करेंगे, जरूर करेंगे। बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भाल, तुम कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी उनसे कहकर आया हूं कि मुझे विवाह नहीं करना। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कहूंगा तो वह अपने दिल में क्या कहेगा, जरा सोचो तो। यह शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं कि अभी एक समय बाद तय हुई अभी पलट गए। भले आदमी की बात न हुई, दिल लगी हुई। रंगीली, अच्छा, तुम अपने मुंह से ना कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी। इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। भाल, तुम अपने सिवा सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूँ, बात एक ही है। जो बात तय हो गई वह हो गई। अब मैं उसे फिर नहीं उठाना चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी मैं वहाँ न करूँगी। तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदल रही हो। यह तो मेरी छाती पर मूंग दलना है। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतना दिन हो गई है। तुम्ही ने तो कहा था कि उसके पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचकर काम निकालना चाहती है। एक ही छठी औरत है। तुमने जो कहा मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है। बुराई करके भलाई करने में संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कराए होते तो मैं नहीं करने को कहती। तो तुम्हारा संकोच उचित था। नहीं करने के बाद हाँ करने में तो बड़प्पन है। भाल, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता है, मुझे तो लुच्चापन मालूम होता है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकीलाइन में विषय में जो बात कही है वह झूठी थी? क्या वह पत्र देखकर? तुम जैसे खुद सरल हो वैसे ही दूसरों को सरल समझती हो। रंगीली, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुभती है। नहीं, उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती। भाल, बनावट की बात तो ऐसी चुभती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। यह किस्से कहानियाँ लिखने वाले जिनकी किताबें पढ़ पढ़ कर तुम घंटों रोती हो, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तुमार बांधते हैं। यह भी एक कला है। रंगीली, क्यों जी, तुम मुझसे क्यों उड़ते हो? दाई से पेट छिपाते हो। मैं तुम्हारी बातें जान जाती हूँ तो तुम समझते हो इसे चकमा दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सिर मढ़कर खुद बेदाग बचना चाहते हो। बोलो, कुछ झूठ कहती हूँ? जब वकील साहब जीते थे तो तुमने सोचा था कि ठहराव की ज़रूरत ही क्या है, वे खुद ही जितना उचित समझेंगे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और भी ज़्यादा मिलने की आशा थी। अब जो वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हीले हवाले करने लगे। यह भलमनसी नहीं, छोटापन है। इसका इल्ज़ाम भी तुम्हारे सिर है। मैं अब शादी ब्याह के नगीश न जाऊंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो सफाई से करो, बुरा हो या अच्छा। हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और वाली नीति पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता। बोला, आप भी वहाँ शादी करते या हुए नहीं? भाला, जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या? मगर खूब पहचानती हो आदमियों को। क्या कहना है? तुम्हारी इस सूझबूझ की बलैया ले लें। रंगीली, हो बड़े हयादार, ब भी नहीं शर्माते। ईमान से कहा, मैंने बात ताड़ ली कि नहीं? भाल, अजी जाओ, वह दूसरी औरतें होती हैं जो मर्दों को पहचानती हैं। अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज यह विश्वास उठ गया और महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व की बातें कही हैं उनको मानना पड़ा।
रंगीली, जरा आईने में अपनी सूरत तो देखाओ, तुम्हें मेरी कसम है, जरा देख लो कितना झेपे हुए हो। भाल, सच कहना कितना झेपा हुआ हूँ। रंगीली, इतना ही जितना कोई भलमानस चोर चोरी खुल जाने पर झेपता है। भाल, खैर मैं झेपा ही नहीं, पर शादी वहाँ न होगी। रंगीली, मेरी बला से चाहे जहाँ करो, क्यों भुवन से एक बार क्यों नहीं पूछ लेते। भाल, अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहा। रंगीली, जरा भी इशारा न करना। भाल, अजी मैं उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं। संयोग से ठीक इसी वक्त भुवन मोहन भी आ पहुंचा। ऐसे सुंदर सुडौल बलिष्ठ युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। बिल्कुल माँ को पड़ा था, वही गोरा चिट्टा रंग, वही पतले पतले गुलाब की पत्ती के से होंठ, वही चौड़ा माथा, वही बड़ी बड़ी आंखें, डील डॉल बाप का सा। ऊंचा कोट, ब्रिसेज, टाई, बूट, हैट उस पर खूब लच रहे थे। हाथ में एक हॉकी स्टिक थी, चाल में जवानी का गुरूर था, आंखों में आत्मगौरव। रंगीली ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने। यह देखो तुम्हारे ससुराल से खत आया है, तुम्हारी सास ने लिखा है, साफ साफ बतला दो, अभी सवेरा है, तुम्हें वहाँ शादी करना मंजूर है या नहीं। भुवन, शादी करनी तो चाहिए अम्मा, पर मैं करूँगा नहीं। रंगीली, क्यों। भुवन, कहीं ऐसी जगह शादी करवाइए कि खूब रुपए मिले। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मूंछों पर ताव देते हुए बाहर आए कि मोटे राम को अंतिम निश्चय सुना दे, पर उनका कहीं पता न था। मोटे राम जी कुछ देर तक कहार की राह देखते रहे। जब उसके आने में बहुत देर हुई तो उनसे बैठा न गया। सोचा यहाँ बैठे बैठे काम न चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए। भाग्य के भरोसे यहाँ अड़ी किए बैठे रहें तो भूखे मर जाएंगे। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने की। चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर का कहार गया था उसी तरफ चल दिए। बाजार थोड़ी दूर पर था। एक क्षण में पहुंचे, देखा तो बुढ़ा एक हलवाई की दुकान पर बैठा चिलम पी रहा था। उसे देखते ही बड़ी बेतकल्लुफी से कहा, अभी कुछ तैयार नहीं है क्या मेहरा। सरकार, वहाँ बैठे बिगड़ रहे हैं कि जाकर सो गया या ताड़ी पीने लगा। मैंने कहा, सरकार यह बात नहीं, बुढ़ा आदमी है, आते ही आते तो आएगा। बड़े विचित्र जीव हैं, न जाने इनके यहाँ कैसे नौकर टिकते हैं। कहार, मुझे छोड़कर आज तक कोई दूसरा नहीं टिक सका और ना ही टिकेगा। साल भर से तलब नहीं मिली, किसी को तलब नहीं देते। जहाँ किसी ने तलब मांगी उसे डांटने लगते हैं। बेचारा नौकरी छोड़कर भाग जाता है। वे दोनों आदमी जो पंखा झल रहे थे सरकारी नौकर हैं। सरकार से 2 अर्दली मिले हैं ना, इसी से पड़े हुए हैं। मैं भी सोचता हूँ जैसा तेरा ताना बाना वैसी मेरी भरनी। इस साल कट गए हैं, साल 2 साल और इसी तरह कट जाएंगे। मोटे राम, तो तुम ही अकेले हो, नाम तो कई कहारों का ले रहे थे। कहार, वह सब इन 2-3 महीनों के अंदर आए और छोड़ छोड़ कर चले गए। यह अपना रौब जमाने को अभी तक उनका नाम जपा करते हैं। कहीं नौकरी दिलाइएगा क्या, चलूं। मोटे राम, अजी बहुत नौकरी है, कहार तो आजकल ढूंढे नहीं मिलते। तुम तो पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी है। यहाँ कोई ताज़ी चीज़ मुझसे कहने लगे खिचड़ी बनाइएगा या बाटी लगाइएगा। मैंने कह दिया, सरकार बुढ़ा आदमी है, रात को उसे मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा, मैं कुछ बाजार ही से खा लूँगा, इसकी आप चिंता न करें। बोले, अच्छी बात है, कहार आपको दुकान पर मिलेगा। बोलो साजी, कुछ तरमाल तैयार है। लड्डू तो ताजे मालूम होते हैं, तौल दो 2-1 सेर, आ जाऊं वहीं ऊपर ना। यह कहकर मोटे राम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तरमाल चखने लगे। खूब छक कर खाया, 2.5-3 सेर चट कर गए। जाते जाते थे और हलवाई की तारीफ करते जाते थे। साह जी, तुम्हारी दुकान का जैसा नाम सुना था वैसा ही माल पाया है। बनारस वाले ऐसे रसगुल्ले नहीं बना पाते, कलाकंद अच्छी बनाते हैं, पर तुम्हारी उनसे बुरी नहीं। माल डालने से अच्छी चीज़ नहीं बन जाती, विद्या चाहिए। हलवाई, कुछ और लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरी तरफ से ले लीजिए। मोटे राम, इतना इच्छा तो नहीं, लेकिन दे दो पाव भर। हलवाई, पाव भर क्या लीजिएगा, चीज़ अच्छी है, आध सेर तो लीजिए। खूब इच्छापूर्ण भोजन करके पंडित जी ने थोड़ी देर तक बाजार की सैर की और 9 बजते बजते मकान पर आए।
यहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। एक लालटेन जल रही थी। अपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए। सवेरे अपने नियमानुसार कोई 8 बजे होंगे तो उठकर देखा कि बाबू साहब टहल रहे थे। इन्हें जगह देखकर वह पालगन करने लगे। बोले, आज रात कहाँ चले गए? मैं बड़ी रात तक आपकी राह देखता रहा। भोजन का सब सामान बड़ी देर तक रखा रहा। जब आप ना आए तो रखवा दिया गया। आपने कुछ भोजन किया कि नहीं? मोटी, हलवाई की दुकान में कुछ खा आया था। भाल, अजी पूरी मिठाई में वह आनंद कहाँ जो बाटी और दाल में है। 10-12 आने खर्च हो गए होंगे, फिर भी पेट न भरा होगा। आप मेरे मेहमान हैं, जितने पैसे लगे हों ले लीजिएगा। मोटे, आप ही के हलवाई की दुकान पर खाया था, वह जो नुक्कड़ पर बैठता है। भाल, कितने पैसे देने पड़े? मोटे, आपके हिसाब में लिखवा दिए हैं। भाल, जितनी मिठाइयाँ ली हूँ मुझे बता दीजिए, नहीं तो पीछे से बेईमानी करने लगेगा। एक ही ठग है। मोटे, कोई 2.5 सेर मिठाई थी और आधा सेर रबड़ी। बाबू साहब ने विस्फारित नेत्रों से पंडित जी को देखा, मानो कोई अचंभे की बात सुनी हो। 3 सेर तो कभी यहाँ महीने भर का टोटल भी न होता था, और एक महाशय एक ही बार में कोई 4 रुपए का माल उड़ा ले गए। अगर 1 आध दिन और रह गए तो यहाँ बैठ जाएगी। पेट है या शैतान की कब्र? 3 सेर कुछ ठिकाना है? दशा में दौड़े हुए अंदर गए और रंगीली से बोले, कुछ सुनती हो? यह महाशय कल 3 सेर मिठाई उड़ा गए। 3 सेर पक्की तौल। रंगीली बाई ने विस्मित होकर कहा, अजी नहीं, 3 सेर भला क्या कोई खाएगा? आदमी है या बैल? भाल, 3 सेर तो अपने मुंह से कह रहा था, 4 सेर से कम नहीं होगा, पक्की तौल है। रंगीली, पेट में सनीचर है क्या? भाल, आज और रह गया तो 6 सेर हो जाएंगे। रंगीली, तो आज रहे ही क्यों? खत का जवाब जो देना देकर विदा करो, मगर रहे तो साफ कह देना कि हमारे यहाँ मिठाई मुफ्त नहीं आती। खिचड़ी बनाना हो बनावे, नहीं तो अपनी राह ले। जिन्हें ऐसे पेटुओं को खिलाने से मुक्ति मिलती हो वे खिलाएं, हमें ऐसी मुक्ति न चाहिए। मगर पंडित पिता होने को तैयार ही न थे। इसीलिए बाबू साहब ने कौशल से काम लेने की जरूरत समझी। पूछा, क्या तैयारी कर दी महाराज? मोटे, हाँ सरकार, अब सोच रहा हूँ चलूँ। 9 बजे की गाड़ी मिलेगी ना? भाल, भला आज तो और रहिए। यह कहते कहते बाबूजी को भय हुआ कि कहीं यह महाराज सचमुच न रह जाए, इसीलिए वाक्य को यो पूरा किया, हाँ वहाँ भी लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। मोटे, 1-2 दिन की कोई बात न थी, और विचार भी यही था कि त्रिवेणी का स्नान करूँगा। पर बुरा न मानिए तो कहूँ, आप लोगों में ब्राह्मणों के प्रति लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है। हमारे जजमान हैं जो हमारा मुंह जोहते रहते हैं कि पंडित जी को आज्ञा दे तो उसका पालन करें। हम उनके द्वार पहुंच जाते हैं तो वे अपना धन्य भाग समझते हैं, और सारा घर छोटे से बड़े तक हमारी सेवा सत्कार में मग्न हो जाते हैं। जहाँ अपना आदर नहीं वहाँ एक क्षण भी ठहरना असहाय है। जहाँ ब्राह्मण का आदर नहीं वहाँ कल्याण नहीं हो सकता। भाल, महाराज हमसे तो ऐसा अपराध नहीं हुआ। मोटे, अपराध नहीं हुआ, और अपराध कहते किसे हैं? अभी आप ही ने घर में जाकर कहा कि यह महाशय 3 सेर मिठाई चट कर गए, पक्की तौल। आपने अभी खाने वाले देखे कहाँ? एक बार खिलाइए तो आंखें खुल जाए। ऐसे ऐसे महान पुरुष पड़े हैं जो पसेरी भर मिठाई खा जाएं और डकार तक न लें। एक एक मिठाई खाने के लिए हमारी चिरौरी की जाती है, रुपए दिए जाते हैं। हम भिक्षुक ब्राह्मण नहीं हैं जो आपके द्वार पर पड़े रहें। आपका नाम सुनकर आए थे, यह न जानते थे कि यहाँ मेरे लिए भोजन के भी लाले पड़ जाएंगे। जाइए, भगवान आपका कल्याण करे। बाबू साहब ऐसा झेपे कि मुंह से बात न निकली। जिंदगी भर में उन पर कभी भी ऐसी फटकार न पड़ी थी। बहुत बातें बनाई, आपकी चर्चा न थी, एक दूसरे ही महाशय की बात थी, लेकिन पंडित जी का क्रोध शांत न हुआ। वह सब कुछ सह लेते थे, पर अपने पेट की निंदा न सह सकते। औरतों को रूप की निंदा जितनी प्रिय लगती है, उससे कहीं अधिक अप्रिय पुरुषों को अपने पेट की निंदा लगती है। बाबू साहब मनाते तो थे, पर धड़का भी समाया हुआ था कि यह टिक न जाए। उनकी कृपणता का पर्दा खुल गया था, अब इसमें संदेह न था। उस पर्दे को ढांकना जरूरी था। अपनी कृपणता को छिपाने के लिए उन्होंने कोई बात उठा न रखी, पर होने वाली बात होकर रही। पछता रहे थे कि कहाँ से इस घर में इसकी बात कहने गया, और कहा भी तो उच्च स्वर में। यह दुष्ट भी कान लगाए सुनता रहा, किंतु अब पछताने से क्या हो सकता था।
न जाने किस मनहूस की सूरत देखी थी यह विपत्ति गले पड़ी। अगर इस वक्त यहाँ से रुष्ट होकर चला गया तो वहाँ जाकर बदनाम करेगा और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा। अब तो इसका मुंह बंद कर ही देना पड़ेगा। यह सोच विचार करते हुए वह घर में जाकर रंगीली बाई से बोले, इस दुष्ट ने हमारी तुम्हारी बातें सुन ली हैं, रूठ कर चला जा रहा है। रंगीली, जब तुम जानते थे कि द्वार पर खड़ा है तो धीरे से बोलते। भाल, विपत्ति आती है तो अकेली नहीं आती, यह क्या जानता था कि वह द्वार पर कान लगाए खड़ा है। रंगीली, न जाने किसका मुंह देखा था। भाल, वही दुष्ट सामने लेटा हुआ था, जानता तो उधर ताकता ही नहीं। अब तो इसे कुछ दे दिलाकर राजी करना पड़ेगा। रंगीली, ओफो, जाने भी दो, जब तुम्हें वहाँ विवाह ही नहीं करना तो क्या परवाह, जो चाहे समझे जो चाहे कहे। भाल, यो जान न बचेगी, आओ 10 रुपए विदाई के बहाने दे दूं, ईश्वर फिर इस मनहूस की सूरत न दिखाए। रंगीली ने अपने पछताते पछताते 10 रुपए निकाले और बाबू साहब ने उन्हें ले जाकर के पंडित जी के चरणों में रख दिया। पंडित जी ने दिल में कहा, धत तैर मक्खी चूस कहीं का, ऐसा रगड़ा कि याद करोगे। तुम समझते होगे कि 10 रुपए देकर इसे उल्लू बना लूंगा, इस फेर में न रहना। यहाँ तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। रुपए जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। बाबू साहब बड़ी देर तक खड़े सोच रहे थे, मालूम नहीं अब भी मुझे कृपण ही समझ रहा है या पर्दा ढक गया, कहीं ये रुपए भी तो पानी में न गिर पड़े। शेष आगे। धन्यवाद।